बार माँ के साथ पीटी बजाने किसी रईस की महफिल में गई। हारमोनियम बजाते बजाते दो एक बार किसी से आंखें मिला बैठीं। मुलाकातें बढ़ती गईं। पता चला मोटर चलाने पर नौकर हैं। इतनी उतनी नहीं, पूरे 150 तनख्वाह पाते हैं। हुनर हाथ में हो तो इंसान कहीं भी हाथ पांव चला सकता है। आगरा क्या और बंबई क्या। वैसे तो दुनिया जानती है कि सारे दुनिया भर के भगोड़ों को पनाह देने का बाकायदा ठेका बंबई ने ले रखा है। फिर किले खां और जीनू क्या 2 आदमियों की जगह इतनी बड़ी बंबई में नहीं निकल सकती थी। कुदरत भी बड़ी फयाज है, कम से कम गरीबों को हुस्न बख्शने के मुआमले में। वरना हुस्न भी अगर बाजार में दुकान पर बिकने वाली शय होती तो ये कम वक्त अमीर तो पैसे वाले होने के साथ साथ हसीन भी बनकर बैठ जाते। मगर ये भी तो खुदा की बड़ाई का एक बीन सबूत है कि जिसे चाहे हुस्न की दौलत से नवाजे। थी तो एक मीरासन बच्ची डोमा, जिसकी सारी जिंदगी लोगों की शादियों की झूठन खाते, दुल्हन की उतरन पहनते और बेल और सदक़े के पैसे चुनते गुजरी। लेकिन कोई सूरत देखता तो देखता ही रह जाता। शाहजादियों जैसा तमकनत भरा हुस्न पाया था कमबख्त ने, और सौतेली माँ का जुल्म भी यहाँ सोने पर सुहागे का काम कर गया। आंखों में ऐसी मजलूमियत और सहमापन मुकाम कर गया कि जो भी देखता उसका जी चाहता कि ऐसी मासूम और मजलूम हस्ती को अपने कलेजे में भर ले। मर्दों की एक खासियत ये भी है कि वो हर दुखी लड़की को कलेजे से लगाकर उसका गम भुला देना चाहते हैं। आगरा से भागकर आई तो जीनू के दिल में 1000 वसवसे थे। अल्लाह जाने बंबई और बंबई वाले क्या सुलूक करें। लेकिन जान पहचान के किसी दूर दराज के दोस्त ने सहारा दिया तो उसे लगा कि दुनिया इतनी बुरी भी नहीं जितनी लोग बताते हैं। किले खां ने उससे बाकायदा अक़द तो कभी नहीं किया, लेकिन था बड़ा अक्लमंद। 4 आने वाली सियाह बारीक मोतियों का पचलड़ा पहले ही उसके गले में बांध लाया था कि सुहागन समझी जाए। और बंबई के चलन के मुताबिक मंगलसूत्र गले में पड़ा देखा तो किसी ने पूछने या सोचने की भी जहमत न की कि असल मुआमला किया है। हालांकि किले खां बेहद रोबदाब से समझाता आया था, शादी हमने की है, न करेंगे। मगर कोई भी पूछे महर कितना है तो कह देना 11,000 है। वैसे वो 11,000 छोड़ 11 लाख भी कह देती तो किले खां का कौन सा दिवाला पड़ जाता। यूं भी आजकल तो फैशन के तौर पर महर बांधते हैं, अदा कौन करता है। उसने सर हिलाकर मासूमियत से कह दिया, अच्छा। और कोई पूछे जहेज का सामान कहाँ है तो कह देना कि अभी नए नए आए हैं, कहाँ सामान बटोरते फिरते, इसलिए मैके ही में धरा है, कह दूंगी। वो बेहद फर्माबरदारी से बोली। और अगर किसी ने जेवरात के बारे में पूछा तो इस मुआमले में खुद किले खां भी परेशान थे, क्योंकि जेवर तो ऐसी चीज है भई कि औरत जिस्म पर लादे रहती है। नहीं 150 तोले तो 2-4 तोले ही सही, मैं बोल दूंगी अभी माँ के पास ही धरा है। किले खां ने जिजबिज होकर उसे टोका, माँ नहीं, पढ़े लिखों की तरह अम्मी जान कहो भई। किले खां 6 क्लास पास थे और बड़े घर में ड्राइवर थे, इसलिए जबानदानी का खास ख्याल था। जीनू ने मुस्कुराकर देखा। ये मुस्कुराहट बड़ी ही मानी खेज, बड़ी ही हौसला खेज, बड़ी ही खामोश कटारी जैसी थी, जैसे कहती हो सब समझती हूँ, तुम 6 क्लास पढ़े हो, देखने दिखाने में भी अच्छे हो, इज्जत का ख्याल रखते हो, नहीं चाहते कि कोई समझे कि ये बीवी बीवी नहीं भगोड़ी है, तुम्हें इज्जत चाहिए ना। ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत को अपने हाथ में रख रही हूँ। वो दूसरा ही दिन था। नहा धोकर जीनू जब गैलरी में आई तो पास पड़ोस ने हैरत से उसे देखने लगीं। किले खां भगाकर लाया था तो क्या हुआ, उसकी जवानी का मीठा मीठा रस पिया था तो क्या हुआ, उसके बदले में प्यार भी तो दिया था, और कपड़े लत्ते भी सलीके के। इस वक्त वो फूलदार जॉर्जेट की साड़ी पहने हुए थी, काजल भरी काली काली आंखें और लिपस्टिक से सजे सजे सुर्ख सुर्ख होंठ। पड़ोसनों की हिम्मत ना हुई कि उसे बहन या आपा के नाम से मुखातिब करें। एक ने डरते डरते पूछा, बेगम साहिबा आप कहाँ से आई हैं? दिवाली के पटाखों में एक चीज होती है, अनार। उस कमबख्त को आग लगाकर छोड़ दो तो बस फिर ऊपर ही ऊपर चला जाता है, नीचे आता ही नहीं। बेगम साहिबा का फलीता ऐसा लगा कि जीनू ऊपर ही ऊपर चढ़ती गई, अब नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आगरा से उसने तमकनत से जवाब दिया जैसे पूरा आगरा उसकी तहवील में था। आप जितनी खूबसूरत हैं, आपका नाम भी इतना ही खूबसूरत होगा, किसी स्कूल की लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। बस यही एक लम्हा था जब वो पाताल में गिर सकती थी, लेकिन वो बरवक्त संभल गई। उसने नज़ाकत से पल्लू सिर के गिर्द लपेटा, एक बेगमाती शान उसके चेहरे से छलकने लगी। वो जरा मुस्कुराकर बोली, जहांरा बेगम। पिछली बार भागने से कुछ दिन पहले जिस घराने में माँ के साथ हारमोनियम बजाया था, वहां दुल्हन का नाम जहांरा बेगम ही तो था, और उसे अच्छी तरह याद था। प्यार से उसकी सहेलियां जब उसे दूल्हे का नाम ले लेकर छेड़ रही थी तो बजाय पूरा नाम लेने जीनू जीनू कहती थीं, तो क्या वो जीनू से जहांरा बेगम नहीं बन सकती? नाम बदल लेने में कौन से हाथी घोड़े और तुमतराक लगता है। ये जरूर है कि अब तक की जिंदगी बड़ी बदमज़गी, बेकैफी और बेइज्जती में गुजरी थी। अब अपने घर में तो जो इज्जत थी सो थी,
लेकिन शादी के घरों में डोमनियों और मीरासनों की क्या इज्जत होती है। घरवाले साथ बिठाना तो दूर रहा, खाना तक जमीन पर खिलाते। सबके बाद में दस्तरख्वान लगा दिया जाता है कि अपने कुनबे के साथ लचड़ पचड़ खाते रहो। और फिर पैसे वालों का बर्ताव। कितनी बार ऐसा हुआ कि अंधेरे उजाले किसी न किसी ने मोटर के हॉर्न की तरह सेना पकड़कर दबा दिया। इसमें बूढ़ों और जवानों की भी कैद न थी, बस मौका मिलने का सवाल था। और वो राजों के इसरार से पर्दे उठाती हुई एक अजीबो-गरीब रात। गर्मी के मारे जब वो शादी के घर के बाग वाले बरामदे में अकेली सोई पड़ी थी तो किसी ने अंधेरे में उसका इजार बंद खोल दिया था। और जब तक कि वो हालात की पेचीदगी का जायजा लेती या कुछ सोच ही पाती, सब कुछ बराबर हो चुका था और कड़कड़ाते कागज की एक छोटी सी तह उसकी हथेली में पड़ी फरियाद किए जा रही थी। उजाले में चलो और मुझे देखो, तुम्हें पता तो चले तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारा मोल किया है। बड़ी मुश्किल से वो उठी थी। बाहर जाकर मलगजे उजाले में नोट की तह खोली और बस देखती ही रह गई। वो 1 रुपए का नोट था। उसे हंसी आ गई। अगर वो जवां मर्द ये 1 रुपया भी न देता तो मैं उसका क्या बिगाड़ लेती। लेकिन चलो अच्छा है, उसने रास्ता तो बता दिया कि ये भी एक दुकान है जो चलाई जा सकती है। गो ये दुकान अभी ज्यादा दिनों नहीं चली थी कि उसके दिल पर मोहब्बत का वार चल गया और वो अपने पीछे एक सड़ी मारी दुनिया छोड़कर किले खां के साथ चली आई। और दरअसल उसे आगे चलते हुए पीछे छूट आने वाली दुनिया का रत्ती भर भी मलाल न था, न ही डर। डर होता भी काहे का। दुनिया में सबसे ज्यादा डर किसी भी औरत को अपनी इज्जत लुटने का होता है। जब इज्जत ही नहीं रही तो फिर डर काहे का। जो दुकान आगरा में 4 लोग मिलकर चलाते थे, यहाँ अकेला किले खां चलाएगा। बात बिल्कुल एक ही थी। बहरहाल पैसे की जरूरत थी, जो पहले भी थी अब भी थी। पहले भी वही तरीका था, अब भी वही तरीका था। और वैसे देखा जाए तो उसने ठंडे दिल से सोचा, ये मौलवी की मौजूदगी में, वकीलों की गवाही में जो निकाह पढ़ाए जाते हैं और औरत को किसी एक मर्द की कैद में जिंदगी भर के लिए दे दिया जाता है, तो बिल्कुल वही सिलसिला है। औरत से रात को कुछ लेते रहो और दिन भर उसके मुआवजे में कपड़ा लत्ता खाना दाना देते रहो। एक लफ्ज बेगम साहिबा ने उसे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया था। उसका रख रखाव देखकर किसी को उससे ज्यादा बातें बघारने की हिम्मत न पड़ी। किले खां के दोस्त ने अपने दोस्त और भाभी की आमद की खुशी में मोहल्ले ही में एक पार्टी का इंतजाम कर डाला। एक घर में हारमोनियम भी था। चाय पार्टी के बाद गाने बजाने की महफिल जमी और किसी ने यूं ही सरे राह भाभी जहां आरा बेगम से गाने की फरमाइश कर डाली तो वो तमकनत से अपना पल्लू संभालती हारमोनियम पर जा बैठीं। नाजुक उंगलियों से ऐसे सुर निकाले और ऐसा अच्छा गीत गाया कि महफिल दंग रह गई। और फिर रीफो तौसीफ का ऐसा सिलसिला और शोर उठा कि किले खां की, जो यकसा जहां आरा को घर चलने को कह रहा था, आवाज ही दब कर रह गई। और फिर यूं हुआ कि हमेशा के लिए किले खां की आवाज ही दब कर रह गई, क्योंकि फिर यूं हुआ कि जहां आरा बेगम ने तोड़जोड़ करके अपना एक हारमोनियम खरीद लिया और रात को गाने बजाने का सिलसिला शुरू कर लिया। पहले पहल तो मोहल्ले वाले आते, खुश होकर दाद देते और अपनी खुशी का इजहार ₹2 देकर करते। फिर जरा बड़े पैमाने पर ये महफिलें जमने लगीं। जब औरत कमाने लगती है तो औरत के मुंह में जबान की जगह एक धारदार छुरी आ जाती है, और ये कमाई जब अपनी ही दुकान की हो तो छुरी 2 धारी हो जाती है। और मर्द जब देखता है कि औरत की दुकान खूब चल निकली है, ग्राहकी बहुत बढ़ गई है, तो वो अपनी जबान बंद कर लेता है, क्योंकि बहरहाल 2 चीजें साथ नहीं चल सकती, या तो दुकान चले या जबान चले। पहले पहल किले खां की जबान ज्यादा चलने लगी तो उसे अपनी महफिलों की बदमज़गी जानकर जहां आरा ने उसे अफीम देनी शुरू कर दी, फिर वो अफीम का इस कदर आदी हो गया कि हर बात से बेफिक्र हो गया। बेफिक्री ने जबान बिल्कुल ही बंद कर दी और यूं जहारा बेगम की दुकान खूब चल उठी। वक्त ने हर तरह का सलीका और करीना सिखा दिया। सबसे पहले जहारा बेगम ने इस गंदे मोहल्ले को छोड़कर एक आला सोसाइटी में शानदार फ्लैट किराए पर लिया। नए फैशन के रंग ढंग से फ्लैट को आरास्ता किया, लेकिन एक कमरा अपने पुरानेपन की तहजीब की यादगार बनाकर रखा। बड़ा सा नर्म गदेला, उस पर शफ्फाफ सी चांदनी बिछी हुई, बड़े बड़े गाव तकिए, मुलायम गाल तकिए, बाजू तकिए, एक कोने पर चांदनी का बड़ा सा पानदान धरा हुआ, पान की वज का नागरदान जिसमें सलीके से लगे हुए पान रखे हुए, कोने में उगालदान, एक कोने में कालीन पर तबले, हारमोनियम, ढोलकी और कुछ साज महज सजावट और रौबदाब के लिए, और फिर उसी कमरे में कालीन और गदीले को छोड़कर चिकना बड़ा सा फर्शी हिस्सा यूं ही छोड़ दिया गया था कि नाचने के काम आए। इसके साथ ही एक और कमरा लगा हुआ था जो हर 4 तरफ से आईनों से घिरा हुआ था। यहाँ एक डबल बेड मसहरी नुमा लगा हुआ था। कारोबार बढ़ गया था ना। कई बार ऐसे मौके आ जाते कि किसी न किसी को यहीं फ्लैट ही में संभालना पड़ जाता। ये कमरा ऐसे ही मौकों के लिए बतौर खास बनाया और सजाया गया था। अंदर और भी कई कमरे थे जिनमें नौकर नौकरानियां रहतीं। एक कमरे में किले खां नशा किए पड़े रहते। उनके कमरे पर हमेशा पर्दे झूलते रहते।
औरत जब तक पर्दे में रहती है उसे कदम कदम पर मर्द के सहारे की जरूरत महसूस होती है, लेकिन जब वो पर्दे से बाहर आती है तो मर्द उसके लिए बेमुसर्रफ चीज बनकर रह जाता है। और किले खां तो उसके लिए बहुत ही जल्द बेमुसर्रफ बनकर रह गए थे। भगौड़ी औरत के लिए दुनिया अपने दरवाजे खोल देती है, मगर मर्द भगौड़ा होकर निखट्टू बन जाता है। ड्राइवरी मिल तो जरूर जाती अगर कोशिश करते, मगर जिस मर्द को गाड़ी की बजाय औरत चलाने की आदत पड़ जाए उसे फिर नौकरी करने की जरूरत ही बाकी नहीं रह जाती। पहले पहल गाने बजाने के पैसे आए तो किले खां को बड़ा बुरा लगा था, लेकिन जब कोई और भी आमदनी घर की रौनक बढ़ाने लगी तो वो मारपीट पर उतर आया। लेकिन ये सिलसिला बहुत ही कम दिनों चला, क्योंकि एक दिन लड़ाई में जहां आरा ने ऐसी कमजरफी की बात की कि वो सुन होकर रह गया। उसके पर्स में 500 के नोट देखकर किले खां ने बद चलनी का इल्जाम लगाया तो वो बड़ी रौनक के साथ बोली, तुम तो अपना हुनर आगरा ही में गिरवी रखकर आ गए थे, यहां आकर एक दिन भी नौकरी की। अगर मैं ही हालात को न संभालती तो पता चलता। वो चिल्लाया, हालात ऐसे संभाले जाते हैं कमीनी? वो तड़ाखे के साथ बोली, रुपए में इजारबंद खुलवाने वाली अगर एक एक रात के 500-500 कमाने लगे तो क्या फिर भी वो तुझ जैसे ढीले नामर्दे को अपना शौहर मानेगी? कमीनी, गंदी, चुड़ैल, अपनी जबान से खुद अपने करतूत मुझे सुना रही है। वो हाथ बढ़ाकर लपका, लेकिन उसने अपना सोने के कंगनों से झमझमाता हाथ बढ़ाकर मर्द का हाथ मरोड़कर नीचे गिरा दिया। आइंदा से मारने की हिम्मत भी न करना किले खां। तुमको पता ना हो तो सुना दूं, मेरा नाम जहां आराम है। मैं दुनिया भर को आराम देने के लिए पैदा की गई हूं, सिर्फ तुम अकेले को नहीं, समझे? और वैसे दुनिया वाले मुझे जहां आरा बेगम के नाम से जानते हैं। मेरा महर 11,000 रुपये है और मेरा सारा जहेज और जेवर अभी तक मैके में रखा हुआ है। किसी भी दिन यहां से गायब हो जाऊं तो कोई ये नहीं पूछेगा कहाँ गई, सब समझेंगे अपने मैके चली गई। लेकिन ढीले खां, मैं तुम्हें छोड़ गई तो तुम्हारा क्या होगा? नशा पानी कहाँ से करोगे? यहां आकर किले खां मजबूर महज होकर रह जाता था, और इसीलिए उसने होठों पर कुफल डाल लिया था और इसी खामोशी से खुश होकर जहां आरा ने किले खां को मुस्तकिल खान बहादुर का खिताब दे दिया था, जिसमें तारीफ और इज्जत कम और जिल्लत ज्यादा नुमायां थी। इन्हीं सालों में पता नहीं किस दिलवाले की देन थी, एक बेटी जहां आरा की पैदा हो गई थी, जिसे खान साहब खुश होकर अपनी बेटी कहकर पाल रहे थे। हालांकि हकीकत ये थी कि मुद्दतों से जहां आरा ने किले खां के साथ भाई बहन का सा रिश्ता बांध रखा था, लेकिन वो सोचती बुरा भी क्या है। दुनिया में रहना है तो अपने लिए नहीं, बेटी के मुस्तकबिल के लिए एक नाम निहाद बाप का वजूद भी तो जरूरी है ही। क्या बुरा है अगर ये पापड़ ही आड़ बन जाए? वैसे ये बात अपनी जगह सही थी कि उसे भी नहीं मालूम था कि उसका असली बाप है कौन, लेकिन किले खां ने चमन आरा को वाकई बेटी की तरह चाहा। नशे की टूट होती तो उसे उर्दू से लेकर नमाज, रोज़ा, कुरान शरीफ तक समझाता पढ़ाता। जमाने का रंग देखते हुए खुद जहां आरा ने ही उसे अंग्रेजी स्कूल में डालना चाहा, लेकिन हुआ ये था कि चंद सालों से उसने खुद को डेरेदार तवाइफ की हैसियत से मनवा लिया था। सारा जमाना जानने लगा था कि आगरा के नामी गिरामी घराने की तहजीब याफ्ता मुगन्निया गुलकारा बम्बई में आबिराजी हैं। पता नहीं कितनी चवन्नी अठन्नी में रात बिताने वाली बम्बई आकर आगरा गरीब की शान बढ़ा रही हैं। बहरहाल जहां आरा ने तो खुद को इस हैसियत से मनवा छोड़ा था कि नवाबों के साहबजादे मेरे घर तहजीब और रख रखाव सीखने आया करते थे, और यकीन न करने की कोई वजह भी न थी। तो भई अब ऐसी डेरेदार बेगम साहिबा की बिटिया को इंग्लिश तालीम ज़ेबा नहीं देती, इसी मारे उन्होंने घर ही पर बिटिया को हर किस्म की तालीम दिलवानी शुरू की। इसमें पढ़ाई लिखाई से लेकर नाच गाना बजाना सभी कुछ शामिल था। नाजो अंदाज सीखने और दिखाने की खातिर जहां आरा अपनी महफिलों में जानबूझकर बिटिया को भी बुलाकर बिठाती। हर चंद की चिड़िया के बच्चे को उड़ना और मछली के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन अपनी तरफ से कसर क्यों छोड़ी जाए। एक तरफ मेकअप की तहें दबीस से दबीस्तर हो रही थीं और दूसरी तरफ आग बरसाती जवानी बहार पर आ रही थी। और उस दिन जहां आरा बेगम ने जमाने के आगे हथियार डाल दिए, जब उनके एक मिलने वाले साहबजादे कमर उल जमा साहब, जो कि उम्र में चमन आरा से तिगुने चौगुने होंगे, तिरछी नजरों से, हवस खेज नजरों से उसे घूरते हुए कहा, बेगम साहब, इतनी तीखी नाक में ये सोने की हकीर नथुनी कुछ जेब नहीं देती। जी हाँ, वो सीने में उभरते हुए उबाल को दबाने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली, मैंने एक नथ सराफे में देखी है, हिम्मत नहीं पड़ती। हैं तो छोटे छोटे 15 हीरे, लेकिन कमबख्त 1.25 लाख कीमत बता रहा था। आप भी कमाल करती हैं, 1.25 लाख भी कोई चीज़ है? उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वादा रहा कि ये सादत बस हमें ही हासिल होगी। जहां आरा बेगम ने उनकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। यही वो हाथ था जो आज तक उनके अपने हाथ के लिए बेकरार रहता था। गोता लुकात जिस्मानी हदूद तक कभी नहीं आ पाए, क्योंकि जहां आरा बेगम उम्र के उस दौर में थीं जबकि लाख बंधे कसे रहने के बावजूद भी जिस्म में ढलक आ जाती है
और कपड़ों से बेनियाज जिस्म यहाँ वहाँ से ओझड़ी की तरह लटका लटका नजर आता है। और एक रंडी जब अपने जिस्म की इस बेवफाई से आगाह हो जाती है तो महज बातचीत, अदाओं और लगावट से ग्राहकों को रिझाना और टरखाना शुरू कर देती है। जहां आरा ने बचपन से गरीबी का मुंह देखा था, पैसे के लिए बेआबरू हुई थीं, रोटी के झूठे टुकड़ों के लिए शादियों में बधाइयां गाई थीं और अंधेरे उजाले अपनी कोमल जवानी के कच्चे पक्के फल नुचवाए थे। वो खूब समझती थीं पैसा क्या होता है, पैसे की क्या कद्र होती है। जो सबक उन्होंने जिंदगी में सीखा था, अपनी बेटी को पढ़ाने में जरा भी शर्म उन्हें आई थी ना आती थी। पैसा ही ईमान, पैसे के आगे हर चीज हेज थी। लेकिन उस वक्त एक अजीब सी कश्मकश उन्हें मरोड़े डाल रही थी। एक शख्स जो मुद्दतों से सिर्फ उनके दीदार का प्यासा था, इन पर रुपए जेवर की बारिश करता रहा, अब अचानक कैसे बदल गया। लेकिन ठीक है, सब कुछ ठीक है, पैसा ही सबसे बड़ी चीज है, पैसा मिलना चाहिए हर तरीके से, हर रास्ते से। उन्होंने अपने उथल पुथल करते दिल को काबू में करके मुस्कुराते हुए कहा, ये सादत यूं समझिए आपको हासिल हो चुकी। शरीफों में जबान का ही ख्याल रखा जाता है, वरना और दुनिया में रखा क्या है। साहबजादा कमर उल जमा उठने लगे तो जहां आरा बेगम ने झिझकते हुए पूछा, बेगम साहिबा क्या ख्याल करेंगी। कमर उल जमा साहब जागीरदारों की उस कुल से थे जहां बीवी को ब्याह कर लाते हैं और फिर 2-1 रातों के बाद भूल जाते हैं कि महल में कोई जी नफस मौजूद भी है। भाई आखिर थान पर जानवर बनते ही हैं, एक आध का इजाफा हो जाने से साहिब खाना की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। कहा लगाकर बोले, उसकी आप फिक्र न कीजिए, हम अलग कोठी में भिजवा देंगे उन्हें। और मौजूदा कोठी, उन्होंने रुकते रुकते पूछा, आप कहेंगी तो मुंह दिखाई या नथ उतराई की खुशी में चमन आरा को दे देंगे। जहां आरा ने बेइख्तियार झुककर उनके हाथ चूम लिए। रात को तन्हाई में जहां आरा बेगम बेटी से बोली, बेटी मुझे तुम्हारा बुरा भला खूब समझना है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक बात सोची है।